झालं. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. यहाँ पे हम क्या करेंगे? एवरी डे आई एम गोइंग टू मीट यू मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे. आज थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट मिनट बताया, इसके पहले ही मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ. सो अगर आप वो क्वेश्चंस की प्रिंट आउट या वो सामने रखते हो तो आपको आसान हो जाएगा, राइट? सो आई हैव मेनी स्टूडेंट्स हु आर हियर इन प्रेस्टीज ऑल्सो, सम स्टूडेंट्स हु आर एट प्रेस्टीज पॉइंट ऑल्सो. आप भी यहाँ पे आ सकते हो. तो नॉट लेट्स गेट टू आर the lecture immediately. Let's start with RTP. ये जो RTP है, the RTP is for Jan 26 and this RTP for Jan 26 is हेमंत मी काढलं तरी चालेल का? पण हाईट ऍडजस्ट हे करायला लागेल का वरती जाऊ? हाँ, तो ये जो आरटीपी है जैन 26 का, बहुत ही बढ़िया आरटीपी है विथ फैंटास्टिक एडजस्टमेंट. सो पेपर सॉल्विंग के जैसे बिल्कुल करेंगे, थोड़ा सा क्विक रखेंगे एंड बिल्कुल ये सारे बच्चे कर सकते हैं. दिस इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स अटेम्प्टिंग जैन 26, बी इट यूर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बी इट सेकेंड अटेम्प्ट, सबको ये करना है. एवरीबडी हैज टू अटेंड दीज क्लासेस एंड एवरी डे यू हैव टू अटेंड इट लाइव विथ मी. 1.5 से 2 घंटा है, ज़्यादा टाइम नहीं, बहुत क्विक करेंगे. तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैम हम बाद में ही कर लेंगे तो अच्छा होगा, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ ही करना है. एंड रफ में लिखेंगे, बहुत डिटेल में हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा रफ में करेंगे. सो दैट द प्रेजेंटेशन अभी आपको पता ही है, बट थोड़ा सा फोकस ज्यादा होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस ज्यादा हो सके, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम ऑल गुड. सो हियर लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चंस, केस सिनेरियो. नाउ whenever you do केस सिनेरियो, एक चीज याद रखना, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एमसीक्यू पढ़ के लेना, तो माइंड रेडी हो जाता है. जैसे कि पहली बात यहाँ पे हम देखेंगे, कंप्यूट इनकम टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी. ओ, तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, तो जब भी हम एचपी पढ़ेंगे वो एंगल से पढ़ेंगे. फिर कैपिटल गेन्स कंप्यूट करना है इन द हैंड्स ऑफ विवेक. ओके, डिटरमाइन टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर विवेक इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, मतलब विवेक का कितना टीडीएस कट हुआ ये जानना है. फोर्थ, विवेक का कुछ आई थिंक यहाँ पे एलआईसी पॉलिसी के कुछ रिलेटेड लग रहा है, ये इतना मैं नहीं पढ़ूंगी डिटेल में. आगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर विवेक फॉर AY 25-26. सो मुझे टैक्स लायबिलिटी में निकालनी है. तो ये 5 पहले जो क्वेश्चंस है ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है. सो द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर एमसीक्यू क्वेश्चंस. बहुत बढ़िया, अच्छा सेशन होने वाला है. लेट मी गिव यू दैट कॉन्फिडेंस कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको पेपर लिखने में बहुत हेल्प होगी. अटेंड इट लाइव विथ मी. 2 घंटे के ऊपर सेशन नहीं होने वाला है, राइट? यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, बच्चा लोग चालू करते हैं. तो पहला इनकम फ्रॉम एचपी है. लेट्स रीड. Mr. Vivek Malhotra, an Indian resident, has 4 residential properties in India. 2 of them are in Delhi. 1 is self-occupied. So दिल्ली में है, दिल्ली का एक जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है. एंड द सेकेंड इन दिल्ली, द सेकेंड हाउस इन दिल्ली इज लेट आउट ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 1,40,000. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. बिल्कुल लाइव अटेंड करना है, कल भी सेशन इसी समय पे होगा. लेट आउट जो है, इट इज लेट आउट टू मिस्टर सुशील, अ सैलरीड इंडिविजुअल, एंड द मंथली रेंट इज 1,40,000 पर मंथ. द अदर 2 प्रॉपर्टीज आर इन मुंबई. सो मुंबई में 2 प्रॉपर्टीज है. टू रिड्यूस हिज, सो मुंबई में एक हाउस प्रॉपर्टी है और मुंबई में सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी है. टू रिड्यूस हिज लायबिलिटी ही गिफ्टेड 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, गिफ्ट किया टू वाइफ. कुछ क्लिक हो रहा है आपको यहाँ पे? या ही विल बिकम, विवेक विल बिकम डीम्ड ओनर. विवेक क्या बनेगा? विवेक विल बिकम द डीम्ड ओनर. विवेक बन जाएगा आपका डीम्ड ओनर. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस. अब दूसरा घर जो है उसने गिफ्ट किया अपनी माइनर डॉटर को. लकीली शी इज नॉट मैरिड लाइक आईसीआई नॉर्मली लाइक्स. माइनर मैरिड डॉटर, ये उनका फेवरेट एडजस्टमेंट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड, गिफ्ट किया है माइनर डॉटर को. सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे भी विवेक बन जाएंगे डीम्ड ओनर. अब मुद्दा ये है कि मुंबई के घर का नेचर क्या है. प्रॉपर्टीज 3 हो सकती है, आपको पता है. नाउ लेट्स रीड. अच्छा, ऑफ कोर्स ही गिफ्टेड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो पक्का डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है. इन अप्रैल 24 उसने गिफ्ट किया. एक्सपेक्टेड मंथली, एक्सपेक्टेड, फोकस ऑन दिस वर्ड एक्सपेक्टेड, फोकस ऑन दिस वर्ड एक्सपेक्टेड मंथली रेंट. तो एक्सपेक्टेड मंथली रेंट, दिल्ली का घर जो एसओ है उसका एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 है. सो जो दिल्ली का घर है, ये दिल्ली वाला घर जो एसओ है उसका एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 पर मंथ है. एंड मुंबई के घर का, एंड
Again focus on the word expected. Again focus on the word expected monthly rent of Mumbai is 75,000 each. तो मुंबई के घर का भी रेंट यहाँ पे ये और ये घर इन दोनों का रेंट क्या है? इट इज 75,000 पर मंथ ईच. माने ये शब्द यूज किया एक्सपेक्टेड है. सो लेट अस अंडरस्टैंड मुंबई घर में भी एसओ, इट इज नॉट एलओ. अदरवाइज एलओ होता तो एक्चुअल रेंट दिया जाता. तो इन शॉर्ट विवेक हैज बिकम द ओनर ऑफ मुंबई हाउस एंड ही इज ऑलरेडी द लीगल ओनर ऑफ दिल्ली हाउस. तो विवेक के घर नाम पे कितने घर बन गए? 3. कैन ही हैव 3 हाउसेस? नो, ही कैन हैव 2 हाउसेस. ना कौन से 2 घर हम एसओ ट्रीट करेंगे? आप जल्दी बताओगे मुझे, कौन से 2 घर हम एसओ ट्रीट करेंगे? कौन से 2 घर हम एसओ ट्रीट करेंगे? बताओ मुझे. हम कौन से वाले घर एसओ ट्रीट करेंगे? जिसकी जीएवी ज्यादा होती है, राइट? सो जिसकी जीएवी ज्यादा है वो ट्रीट करेंगे. तो हम मुंबई वाले घर को एसओ मान के चलेंगे. इसको एसओ मानेंगे, इसको एसओ मानेंगे. मुंबई का एक घर एलओ बनेगा, दिल्ली का एक घर वो डीएलओ बन जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो हमें अभी निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यहाँ बोला गया है ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 1,20,000 फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी. ओके, कैलसी पे भी कर सकते हैं, सिंपल से वर्किंग कर सकते हैं. ये केस सिनेरियो क्वेश्चन 1 का आंसर है. यहाँ पे हम सिंपल वर्किंग कर सकते हैं. तो मुंबई का घर बन जाएगा एसओ, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना है. मुंबई के 2 एसओ घर नील हो जाएगा. फटाक से हम वर्किंग कर सकते हैं. दिल्ली का घर डीएलओ हो जाएगा. चलो बताओ, 50,000 है, 50,000. 50,000 इंटू 12 बोल दो, 6 लाख. माइनस क्या करेंगे? इसका तो म्यूनिसिपल टैक्स कुछ नहीं दिया है, सो माइनस 30% करके स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे. 4,20,000. मैं तो जब कैलसी लेती हूँ ना सिर्फ, हाउ आई वुड डू 6 लाख इंटू 70%. 30 माइनस कर दिया, डायरेक्टली 70 आ गया. तो कितना आ गया? 4,20,000. ये डीएलओ आ गया. मुंबई के 2 घर एसओ बने, दिल्ली. अब दिल्ली का एक घर है जो एलओ है. चलो इसका इनकम निकाल दो. 140 इंटू 12 महीने, 16,80,000. एक मिनट, 1680 माइनस म्यूनिसिपल टैक्स कर लो. 120 म्यूनिसिपल टैक्स है. 15,60,000. उसका कितना लेंगे? 30% माइनस करो डायरेक्टली, या तो क्या ले लो? 70% ले लो. 420 एंड 10,92,000. सो टेक द टोटल 420 प्लस ये 15,12,000. आंसर है क्या? देखो ऑप्शन में आंसर है क्या? आंसर में ऑप्शन है क्या हमारे पास? यस, वी हैव एन ऑप्शन. एंड व्हाट इज द ऑप्शन? एक सेकेंड. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी. आर वी ऑल ओके विद दिस? यस. सो ऑप्शन है बी, 15,12,000. दैट्स द करेक्ट आंसर. करेक्ट. अगला, अब कैपिटल गेन्स के बारे में पूछा गया है तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के लेंगे अभी. करेक्ट. इन एडिशन विवेक सोल्ड अ प्लॉट ऑफ. हो गया क्या? ये सबका हो गया? हाँ, अभी बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, ऐसे रफ में लिखना है, एमसीक्यू है. हाँ, पूरा कैलसी पे भी नहीं करना है, लिखा हुआ चाहिए हमारे पास. आंसर नहीं मैच हुआ, कुछ गलती हो गई तो कहाँ से समझेगा? इसीलिए आपको क्या करना है? पूरा वर्किंग रफ में करना ही पड़ेगा. ओके, आगे जाएंगे. इन एडिशन विवेक सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड इन बैंगलोर ऑन मार्क द डेट 19 दिसंबर 2024. सो डू यू नो कैपिटल गेन में मैंने ये कब बेचा? आफ्टर 23 जुलाई 24. तो आफ्टर 23 जुलाई 24 है, माने आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. यू विल नॉट गेट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. ही सोल्ड इट फॉर 49 लाख्स. 1% ब्रोकरेज पे किया. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 55 lakhs. प्लॉट वॉज परचेज इन 1992 माने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है. द फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन दिया है. द फेयर मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प वैल्यू ऑफ द प्लॉट इज 7.2 lakhs एंड 7 lakhs रिस्पेक्टिवली. उसने 12 लाख रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए. अगर सही टाइम में इन्वेस्ट किए तो 54 EC मिलेगा. 6 महीने के बाद इन्वेस्ट किए तो 54 EC नहीं मिलेगा.
फर्दर ही हैज टेकन ए इंश्योरेंस पॉलिसी, आई थिंक यहाँ सब इंश्योरेंस पॉलिसी है. विवेक हैज ऑप्टेड आउट ऑफ 115 बैक. CII आपको दिया हुआ है, इंडेक्सेशन दिया हुआ है. तो अभी हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन्स. सो लेट अस कैलकुलेट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, कैपिटल गेन्स. तो मैं कैपिटल गेन्स यहाँ पे सॉल्व करती हूँ. एक ही सेकेंड, आई ट्राई कि RTP में यहाँ पे ओपन कर सकती हूँ क्या. हाँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन इस टाइप से रखती हूँ तो सामने आंसर भी रहेगा. अब देखते हैं, यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है RTP का MCQ क्वेश्चन नंबर 2. पहला हमारा हो गया, हम करेंगे सेकंड वाला. सेकंड वाले में मुझे एक चीज समझ रही है, मैं लैंड बेच रही हूँ, आई एम सेलिंग लैंड, एंड यहाँ पे मैं कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर रही हूँ. दिस कैपिटल गेन हैज बीन आफ्टर 23rd जुलाई 24, सो नो इंडेक्सेशन. अब लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं. पहली बात, ये लॉन्ग टर्म है. वाई? बिकॉज आई बॉट इट समवेयर इन 1992. क्लियर? सेल कंसिडरेशन. Now whenever we calculate sale consideration, do we know one thing over here? सेल कंसिडरेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है 49 lakhs, उसका 110% बोलो कितना आता है 53 lakhs 90,000. फिर आएगा SDV. SDV कितना आ रहा है, SDV 55 lakhs. So is 110 से SDV is higher? Yes. If SDV is higher, then we take the SDV is higher, then what do we do? Yes, SDV. So that is 55 lakhs. Less, no indexation, so cost of acquisition. यहाँ पे immovable property has been acquired before 1st April 2001. तो होता है SDV और FMV दोनों में से whichever is lower. करेक्ट? हाँ ब्रोकरेज एक्सपेंसिव ऑन ट्रांसफर लेती हूँ ना नीचे. हाँ, पहले बोलो SDV कितना है. SDV एज ऑन 1st April 2001 92 में खरीदा है. सो दिस इज परचेज इन 1992. तो यस, मार्केट वैल्यू इज 7.2, SDV इज 7 lakhs और 7.2 lakhs, विच एवर इज लोअर, टेक दैट 7 lakhs, और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर. ये ICI का इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड फेवरेट एडजस्टमेंट है, ये हम इसको स्किप कर ही नहीं सकते. लैंड खरीदना और लैंड बेचना, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना और बेचने की ये प्रॉपर्टीज दोनों उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है. राइट? यस. नाउ लेट अस आल्सो अंडरस्टैंड. एक ही सेकेंड. हाँ, यस. तो यहाँ पे बोलो एक्चुअल कॉस्ट कितना है 7 lakhs और 3 lakhs, विच एवर इज हायर. सो कॉस्ट इज गोइंग टू बी 7 lakhs. देयर इज नो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इंडेक्सेशन नहीं किया बिकॉज इट इज सोल्ड आफ्टर 23rd जुलाई. एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर पे ब्रोकरेज आएगा. ब्रोकरेज 1% ऑन एक्चुअल सेल प्राइस होगा 49 lakhs, सो इट विल बी 49,000. तो बोलो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा. राधे राधे बेटा. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा बताओ. 55 माइनस 7 lakhs माइनस 49, बोलो 47 लाख. अभी उसने इन्वेस्टमेंट किया है क्या, उसने इन्वेस्टमेंट 6 महीने के अंदर किया है. उसने लैंड कब बेचा है, दिस लैंड हैज़ बीन सोल्ड इन दिसंबर, और उसने इन्वेस्टमेंट कब किया है दिसंबर के बाद. 6 महीने कहाँ पे चालू खत्म होते हैं, 19 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उसने इन्वेस्टमेंट किया है जुलाई में. सो देयर विल बी नो 54 EC. नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज डन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज आफ्टर 6 months. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आंसर होगा 47 लाख. यहाँ पे है हमारा आंसर, ये देखेंगे 47,51,000. सो दैट्स आर करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? अरे ओके ना, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पक्का नहीं है. ओके, आगे जाएंगे.
थर्ड क्वेश्चन सेज डिटरमाइन टीडीएस। अब विवेक कौन है? विवेक को रेंट मिल रहा है, विवेक को नहीं, सैलरी उसको नहीं मिल रहा है। विवेक ने घर सुशील को दिया है जिसको सैलरी मिल रही है, तो सुशील मेरा टीडीएस कट करेगा। और मुझे क्या मिल रहा है? और मैंने घर बेचा, घर बेचने पे या घर रेंट पे देने पे टीडीएस होता है। इफ़ यू टेक अ हाउस ऑन रेंट, घर का रेंट देने पे टीडीएस देना पड़ता है। और घर का सैलरीड पर्सन है, सैलरीड पर्सन को भी टीडीएस का एक सेक्शन एप्लीकेबल होता है। यस, यहाँ पे फोकस करेंगे। विवेक का जो टीडीएस है, ओके, सुशील इज द पेयर है, और वो विवेक को क्या दे रहा है? विवेक को रेंट मिल रहा है। रेंट कितना रेंट है हमने निकाला, 140 इंटू 12 हमने कैलकुलेट किया ना ऑलरेडी, 16,80,000। 1680 कैसे आया बताओ? 140 इंटू 12 मंथ्स। डू यू नो सैलरी के लिए दो रेंट के लिए दो सेक्शंस है, एक 194I होता है और एक 194I का एक फिल्टर होता है, 194IB होता है। सो इफ आई शो दैट टू यू वन नोट में, एक मिनट, टीडीएस ही ओपन है, अच्छा ठीक है, ये देखो, ये देखना 194IB। अब देखना 194I क्या होता है, फटाफट मैं टीडीएस रिवाइज करा के देती हूँ क्योंकि टीडीएस से सबको जनरली डर लगता है। तो आप टीडीएस के ऐसे मत पढ़ना, टीडीएस में बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगी, और वो कब होगा? जब मैं उसका पार्ट 2, मेरा मैराथन का पार्ट 2 है ना, तो वो लेने वाली हूँ, तब आपको मैं टीडीएस बहुत अलग से पढ़ाऊंगी। लेकिन अभी मैं आपको उसका रेफरेंस दे देती हूँ, अब सुन के लेना क्या होता है। टीडीएस में एक सेक्शन होता है, अब देखना टीडीएस में क्या होता है। जब मैं रेंट पे कर रही हूँ, रेंट इंडिविजुअल पे कर रहा है और एचयूएफ पे कर रहा है जिसका टर्नओवर एक्सीड्स 50 लाख या 1 CR, तो आप आते हो सेक्शन 194I में। आप कौन से सेक्शन में आते हो? 194I में। 194I में अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो टीडीएस का रेट 2% है। अरे कितना है? नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 10% है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कितना है? 10%। एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दिया तो 2% है। बट ये किसको एप्लीकेबल होता है? ओनली दोज इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ हुज टर्नओवर इज मोर देन 50 lakhs या बिजनेस टर्नओवर इज मोर देन 1 CR। प्रोफेशनल है तो 50 लाख के ऊपर, बिजनेस है तो 1 CR के ऊपर। ना टीडीएस जिनका नहीं हुआ है अभी नोट करो, टीडीएस 3 चीज सेक्शंस याद रखो। रेंट पे लेना, आज आप क्या लर्न करके आओगे? मैं टारगेट्स देने वाली हूँ आपको डेली। आज आप 4 सेक्शंस लर्न करके आओगे, मैं कल टीडीएस पूछने वाली हूँ आपको। टीडीएस रेंट वाले 2 सेक्शंस है और इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करने वाले 2 सेक्शंस है। आपका होमवर्क है, ये आप लर्न करके आने वाले और कल के कल हम इसको रिवाइज करके खत्म करने वाले। यहाँ देखेंगे टीडीएस विल हैव 2 सेक्शंस, वन इज 194IB। IB किसके लिए है? वो लोग जिनको 194I एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपको 194I एप्लीकेबल नहीं है तो फिर आपको 194IB एप्लीकेबल है। तो आपको कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है? 194IB। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है? 194IB। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? तो मुझे 194IB एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये जो इंडिविजुअल और एचयूएफ है, यहाँ पे सुशील है और वो सैलरीड पर्सन है, तो उसको बिजनेस नहीं है, तो इसका टर्नओवर इज 0। ये सैलरीड पर्सन है, इसका टर्नओवर 0 है, तो इसको 194I एप्लीकेबल नहीं है, इसको 194IB एप्लीकेबल है। एंड जब 194IB एप्लीकेबल होता है, आई विल शो यू, आपको 2%, अगर रेंट आपका 50,000 पर मंथ से ज़्यादा है तो आपको 2% से टीडीएस कट करना है, 2% से कट करना है अक्टूबर के बाद। यहाँ पे टीडीएस आपको जनरली लास्ट मंथ में ही कट करना पड़ता है। एंड अगर आपको सेक्शन 194I होता है, आई, ये देखना, बिल्डिंग के लिए 10%, बाकी के लिए 2%। सो रेंट के 2 सेक्शन, घर रेंट पे लेने के लिए 2 सेक्शन, घर खरीदने के लिए 2 सेक्शन है। ओके, घर रेंट पे लेने के लिए 2 सेक्शन है, घर परचेज, एक नॉर्मल परचेज है और एक कंपलसरी एक्विजिशन वाला परचेज है। दोनों केस में टीडीएस लगता है। तो घर बताओ मुझे कब टीडीएस लगता है? मैम घर रेंट पे लिया तो टीडीएस, घर खरीदा तो टीडीएस। परफेक्ट, यस। अब देखो यहाँ पे टीडीएस का रेट क्या होने वाला है? आईबी एप्लीकेबल होने वाला है। तो यहाँ पे जो इसका टीडीएस कट होगा, इट विल बी 16,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 16,80,000। हाँ, मोटिवेशन, हाँ लंच मैंने थोड़ा खा लिया है। 1680 का 2%, बोलो कितना आ रहा है?
33,600 कौन सा सेक्शन आया? 194 IB। सैलरीड पर्सन का टर्नओवर 0 होता है, इसलिए उसको ओरिजिनल आय वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता, तो उसको क्या एप्लीकेबल हो गया? IB। IB में एक कंडीशन है कि मंथली रेंट 50,000 के ऊपर होना चाहिए। तो देखो टीडीएस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। 4 सेक्शन टीडीएस के, रेंट पे लिया तो टीडीएस, घर खरीदा तो टीडीएस। अब दूसरा, ये घर खरीद रहे, कोई तो खरीद रहे, विवेक ने घर लैंड बेचा, अरे विवेक ने लैंड सेल किया, विवेक सोल्ड लैंड। So when you sell land other than agricultural land, there is section 194 IA. 194 IA is applicable if value is above 50 lakhs. मैम विच वैल्यू इज अबाव 50 lakhs? कोई भी एक वैल्यू अबाव 50 lakhs है। यहाँ मेरा एक्चुअल सेल 49 lakhs है एंड माई SDV इज 55 lakhs. Is any one above 50 lakhs? Yes. Is TDS applicable? Yes, at 1%. मैम TDS किस पे करते हैं? दोनों में से whichever is higher. So TDS किस पे होता है? दोनों में से whichever is higher. बेटा आप ये खुद से करने बैठोगे ना, बहुत टाइम लगेगा। बिलीव मी, मैं बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, स्पीड एडिक्वेट है, आपका समय बहुत कीमती है, ये मुझे पता है। सो आई एम गोइंग टू बी क्विक as well as I am going to slow down where I need to revise. Okay, so whichever is higher, therefore 1% on 55 lakhs, यहाँ आपका TDS आने वाला है 55,000. So यहाँ पे TDS will be, no, don't send anything CA motivation, I have had lunch, I am not going to eat anything. Okay, प्लस यहाँ ऊपर रेंट का TDS कितना आया? ये 33 प्लस ये, yes, so answer should be 88,600. So did you find the answer? आंसर है क्या? कौन सा ऑप्शन है? कहाँ गया? 88,600. Are we done with this? Come on, come on. Are we done with this? Yes, we are done with this. All okay with this? Yes. आगे जाएंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोलता है वो LIC पॉलिसी के बारे में। अच्छा, तो उसके लिए मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ। हियर वी गो। क्वेश्चन में ये दिया है, He has taken an LIC policy on 15th May 23. A पॉलिसी लिया है और B पॉलिसी लिया है 1 जुलाई को फॉर 10 years. एक का सम अश्योर्ड 35 है, एक का 25 है। द एनुअल प्रीमियम इज 3.5 एंड 2.5. ऑब्जर्व, इज योर प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड? नोट डाउन, अगर आपकी पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23 होती है तो दो कंडीशंस होने चाहिए। एक, योर प्रीमियम शुड बी विद इन 10% ऑफ सम अश्योर्ड। माई प्रीमियम इज विद इन 10% ऑफ सम अश्योर्ड। 1 अप्रैल 23 के बाद कंडीशन है कि प्रीमियम की अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 5 lakhs। अगर ये सेटिस्फाई हुआ, देन द मैच्योरिटी प्रोसीड्स विल बी एग्जम्प्ट अंडर 1010D. देन द मैच्योरिटी प्रोसीड्स विल बी एग्जम्प्ट अंडर 1010D. हाँ, ये नोट्स में देने की कोशिश करूंगी आपको क्लासेस के बाद। पूरा आरटीपी के बाद एक ही फाइल दे दूंगी। अगर आज आरटीपी पूरा हो गया तो आज दे दूंगी, आज नहीं हुआ कल आरटीपी कंटिन्यू हुआ तो कल मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बिट्स एंड पार्ट्स में नहीं दूंगी, एक ही फाइल आरटीपी की दे दूंगी कल खत्म होने के बाद। आई विल गिव। ओके, नाउ ये नोट कर लिया। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23 प्रीमियम पे किया तो ये एग्जम्प्ट होता है अंडर 1010D। अरे हो कि नहीं? तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब एक का प्रीमियम 3.5 लाख है और एक का 2.5 लाख है, तो कौन सी पॉलिसी? दोनों तो एग्जम्प्ट नहीं होगी क्योंकि 3.5 प्लस 2.5 इज 6, दोनों एग्जम्प्ट नहीं होगी, एक ही एग्जम्प्ट होगी। तो कौन सी एग्जम्प्ट करना? बड़ी पॉलिसी एग्जम्प्ट करना बेटर है। तो बड़ी पॉलिसी कौन सी हो गई? पॉलिसी ए। सो हम पॉलिसी ए को एग्जम्प्ट करेंगे एंड पॉलिसी बी को टैक्स करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? A इज एग्जम्प्ट एंड B इज टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 23 के बाद पहला कंडीशन होना चाहिए दैट प्रीमियम शुड बी विद इन 10% ऑफ सम अश्योर्ड प्लस टोटल प्रीमियम कैन नॉट एक्सीड 5 lakhs. देन यू विल गेट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1010D. तो दोनों पॉलिसी एग्जाम करना पॉसिबल नहीं है। अभी डन, आगे जाएंगे। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। सो लास्ट MCQ क्वेश्चन, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन 5 MCQ क्वेश्चन टैक्स लायबिलिटी। कैन यू जस्ट टेल मी HP का इनकम कितना था?
HP we have calculated 15 lakhs 12,000. Then tell me LTCG, ये 112 वाला LTCG नॉर्मल वाला, 12A वगैरह नहीं है, ये 112 वाला है. So this is 47 lakh 51,000. So GTI, यहाँ एक गूगली है, चैप्टर 6 से 80C 1.5 लाख है. ये हमने सोचा ही नहीं मैम, हम तो भूल गए. भाई तुमने प्रीमियम पे किया 2.5 and 3.5, don't forget that. That's the googly. Nobody is going to come and tell you, hello, take ATC. So you are going to get ATC. Correct or no? Yes. So here you are going to get ATC for premium of 2.5 lakhs और एक प्रीमियम 3.5 lakhs है. तो एक तो हम ले ही सकते हैं, 2.5 लाख वाला तो हम लेंगे ही ना. तो 2.5 मतलब वो कितना, 1.5 लाख के अंदर ही है. तो GTI आप बताओगे और NTI बताओगे आप मुझे. GTI should be 60, 62, 63,000 and NTI 61 lakh 13,000. Is that correct? अटेंडेंस कम हुआ तो देखना, फिर अटेंडेंस कम हुआ तो देखना. करेक्ट है क्या? ऑल ओके क्या? हाँ. अब देखेंगे टैक्स. टैक्स के लिए नोट बनाना पड़ेगा. क्यों नोट बनाना पड़ेगा? क्योंकि मैम स्पेशल रेट है यहाँ पे. अब नोट में खास बात है, एकदम सुपर वेरी गुड एडजस्टमेंट्स. आरटीपी हैज सुपर एडजस्टमेंट्स. नाउ व्हाट इज दिस नोट? द नोट 1 टॉक्स अबाउट tax liability which is 61 lakhs 13,000. how much रे? 13,000. now understand, यहाँ पे दो पार्ट्स आएंगे, नॉर्मल एंड स्पेशल. स्पेशल इज LTCG. LTCG से वैसे भी आपको ये नहीं मिलने वाला एग्जामिशन ATC. तो जितना, अच्छा इसने बैक नहीं लिया है इसलिए हम ATC ले रहे. नीचे एक लाइन दिया, ही इज नॉट ऑप्टेड फॉर बैक, so that is why we are claiming ATC. now LTCG is 47 lakh 51,000. 47 लाख 51,000 बराबर है कि नहीं? अब 47 लाख 51,000 में क्या होने वाला है? हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड. 47 लाख 51,000 में क्या होने वाला है? यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे आपको टैक्स के दो ऑप्शंस आने वाले. वेन एवर द असेट इज सोल्ड आफ्टर 23rd July 24 and you are a individual and HUF, ये पहला कंडीशन. You are selling after this date, sold after this date, but you have purchased before. हाँ, आपने खरीदा कब है? Before 23rd July 24, but you are selling after 23rd July. And you are an individual HUF, you are a resident person. And this option is available only for इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो आपको दो बार टैक्स का कैलकुलेशन दोनों ऑप्शन में करना है, एक विद इंडेक्सेशन एंड विदाउट इंडेक्सेशन. आपको ऊपर गेन नहीं बदलना है. ये ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली एट द पॉइंट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन. दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली एट द पॉइंट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन. सो विदाउट इंडेक्सेशन, तो आपने निकाल ही लिया है ना गेन. सो विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स इज कैलकुलेटेड एट 12.5% on 47 lakh 51,000. बोलोगे क्या 12.5% कितना आ रहा है? 5,93,875. ये ऑप्शन है आपके पास. विदाउट इंडेक्सेशन तो गेन निकाला हुआ है, सीधा वो लेने का, उस पे 12.5, या इंडेक्सेशन करो फिर टैक्स लगेगा एट 20%. सो विद इंडेक्सेशन 20, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5. अब पॉज. इंडेक्सेशन कैसे करेंगे मैम? जो सेल है वो आएगा. 7 लाख ऊपर कॉस्ट लिया था हमने, ये देखना कैपिटल गेन्स का हमने कॉस्ट कितना लिया था मैम? 7 लाख लिया था. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 7, उस 7 को इंडेक्स करो. ये कब खरीदा? 92 में. इसलिए मैंने बोला सब वर्किंग होना चाहिए. एमसीक्यू को यू लूज मार्क्स इन एमसीक्यू बिकॉज यू डोंट डू रफ वर्किंग ऑल्सो, यू जस्ट डू इट ऑन कैलकुलेटर. इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट ऑन कैलकुलेटर, यू हैव टू डू रफ वर्किंग. अब मैं 7 लाख को बेटा इंडेक्सेशन करूंगी
अब ये जो 7 lakhs को इंडेक्सेशन करूंगी, 7 lakhs डिवाइडेड बाय 100 बिकॉज इट इज परचेज इन 1992 मल्टीप्लाइड बाय 363 दैट इज इंडेक्स ऑफ 2425। अरे हो ना, 2425 का इंडेक्स आएगा। इंडेक्स कॉस्ट आएगा लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर आएंगे 49,000। मैं इधर भी निकाल सकती हूँ या यहाँ पे इसका वर्किंग कर सकती हूँ। विथ इंडेक्सेशन कैसे आएगा, देखो मैंने सेल लिखा 55 lakhs, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलो कितना आएगा 25,41,000। ये कैसे आया 7 lakhs डिवाइडेड बाय 100 इंटू 336 लेस एक्सपेंसेस सॉरी 3 हाँ करती हूँ 363। सो लेट मी डू दिस 363 लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर। हाउ मच इज द एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 49,000 ऑलरेडी किया हुआ है। तो बेटा ये जो गेन आएगा LTCG इट इज 29,10,000 है क्या, हाँ यहाँ पे आया है आंसर 29,10,000। अब 29,10 पे स्ट्रेट अवे आई विल कैलकुलेट गेन एट व्हाट रेट, यस यहाँ पे आई विल कैलकुलेट टैक्स एट 20% ऑन 29,10,000 एंड ये 29,10,000 कहाँ से आया मैम, तो ये 29,10 lakhs यहाँ से आया। ये देखो यहाँ उसका मैंने वर्किंग किया है। अब इसका टैक्स कितना आ रहा है 5,82,000। सो व्हाट इज बेटर, दिस इज बेटर मैम बिकॉज मैंने टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन वाला ले लिया। क्या मैं ऊपर जाके आंसर चेंज करूं, नो, द option of with and without indexation arises only in case of immovable property, only for individual HUF। अगर प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई के पहले खरीदी है लेकिन बेची है 23 जुलाई के बाद। इज दैट क्लियर, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। अब नॉर्मल बचा हुआ टैक्स कितना कैलकुलेट करो 6113 माइनस कैलसी पे ही करो फटाफट, इधर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 47,51,000 1362। अब 1362 पे नॉर्मल टैक्स निकालो, कम ऑन यू शुड नो दिस। 1362 10 लाख पे टैक्स आएगा 1,12,500 एक्स्ट्रा 362 पे 30%। सो टैक्स इज 2,21,000 क्या 221,100 ओके 221,100। तो ये टैक्स और 582, सो टोटल टैक्स कितना आ रहा है, हाँ तो ये प्लस ये करना है आपको, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट। सो टैक्स कितना आएगा 8,03,100। ओ माय गॉड, इज योर इनकम अबाउ 50 lakhs? So will there be surcharge? Yes. So we will add 10% surcharge. मैम लेकिन वो कैपिटल गेन पे सरचार्ज 10 अलग रेट होता है भाई, ये वो वाला नहीं है। वो तकलीफ कब आएगी व्हेन यू हैव अ हायर रेट ऑफ 25 एंड 37, यहाँ वो नहीं है। अप टू 10 एंड 15% कैपिटल गेन को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे 10% 80,310। सो T प्लस S देन उस पर 4% HEC एंड गेट योर टैक्स लायबिलिटी। दिस इज 9 लाख, नहीं नहीं ये कितना है, ये 410, ये 3, ये कितना है 8 लाख 883,410 एंड देन 4% बोलो एंड अच्छा गिव मी द टैक्स लायबिलिटी डायरेक्टली, कम ऑन नाउ। 9,18,746 आ रहा है, सो 9,18,750। डू यू हैव दिस ऑप्शन? नो बट देव आस्क्ड टैक्स लायबिलिटी। ओ माइनस TDS करके आंसर कितना आएगा, आई डोंट आंसर है क्या TDS माइनस करके, हाँ बट दे आर नॉट सेइंग टैक्स पेएबल, आंसर इज दिस ओनली। टैक्स लायबिलिटी यही आएगा, लायबिलिटी ये है, पेएबल कितना है माइनस TDS करोगे तो पेएबल आएगा, बट लायबिलिटी यही है। एंड TDS माइनस करके आई थिंक ऑप्शन भी नहीं आएगा, आपको ऑप्शन भी नहीं है, तो यही आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? सो डिड वी फिनिश द MCQ क्वेश्चन? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद MCQ? नो, अनदर 1 or 2 क्वेश्चन वी कैन डू। आज और कल में हमारा RTP डेफिनेटली खत्म हो जाएगा।
अभी लेक्चर 11:15, कल 11:15 से लूंगी, आज फर्स्ट ही सेशन था, तो 12 हुआ। टुमारो आई स्टार्ट एट 11:45। इज दैट क्लियर? यस। आगे जाएंगे, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आरटीपी से पढ़ते हैं। लेट्स रीड। Miss Achal, an Indian citizen is a government employee. Oh my God, Indian citizen and government employee working for Indian government. She submits the following information. Salary income received in Malaysia for services rendered there. अच्छा, profits from business carried on in Chennai. Loss, एक मिनट, हमेशा मैं आपको एक और हिंट देती हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो कि हमें करना क्या है, तो हमारा माइंडसेट वैसे डेवलप हो जाता है। डिडक्शन याद है, एग्जाम्शन याद नहीं आ रहे। एग्जाम्शन कौन से एग्जाम्शन तुझे याद नहीं आ रहे? अब देखो क्वेश्चन के एंड में क्या बोला है, डिटरमाइन जीटीआई, खत्म। तो क्या निकालना है? जीटीआई ऑफ मिस अचल अज्यूमिंग शी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ बैक, तो एक क्लियर हो गया कि वो बैक नहीं ले रही है। दूसरा, अज्यूमिंग दैट शी इज आर एनओआर, तो एक वर्किंग आर एनओआर के लिए करना है और एक वर्किंग आर के लिए करना है। अगर आपने मेरा मैराथन एनआर, सॉरी, एक वर्किंग आर के लिए करना और एक सॉरी आर एनओआर के लिए करना और एक वर्किंग एनआर के लिए करना है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा हुआ है मैराथन, मैंने समरी में बहुत अच्छे से, मैराथन इज अ सुपर्ब लेक्चर, इफ एनीबडी हैज नॉट वॉच्ड इट यू हैव टू वॉच इट, इज ऑन माय यूट्यूब चैनल सीए पूजा दाते, यू मस्ट वॉच दैट लेक्चर। ओके, सो यहाँ पे आर हैज टू पे टैक्स ऑन ऑल इंडियन प्लस फॉरेन, आर एनओआर हैज टू पे टैक्स ऑन इंडियन पे करना ही है, प्लस वो वाला फॉरेन इनकम विच इज कंट्रोल फ्रॉम। यस, आज क्वेश्चन मेरे साथ करो, करते वक्त आपको लग रहा है जो चैप्टर सही नहीं है उसका मैराथन देखो, उसको रिवाइज करो। टैक्स पढ़ने का ये और अच्छा तरीका है, प्रॉब्लम्स के थ्रू पढ़ना, फिर बचा हुआ चैप्टर घर जाके आज रिवाइज करना। करेक्ट है? यस। अब एनआर हैज टू पे टैक्स, दिस इज ओके, कंट्रोल इन इंडिया, एनआर विल पे टैक्स इन इंडिया ओनली ऑन हिज इंडियन इनकम, एनआर विल पे टैक्स इन इंडिया ओनली ऑन हिज इंडियन इनकम। तो ये फंडा क्लियर है, आर एनओआर वगैरह देखना नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या फंडा है ना, यहाँ पे आपको समझना है, मुद्दा क्लियर है। पेज नंबर, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जीटीआई निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है एंड यू आर अ इंडियन सिटीजन, यू रेंडर सर्विसेज एनीवेयर, सैलरी विल एक्रू इन इंडिया। इसकी जो सैलरी है ऑलवेज एक्रूज इन इंडिया। एंड अगर ऐसे व्यक्ति को परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस आर पेड आउटसाइड इंडिया देन इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। ठीक है, अब हमें वर्किंग करना है दो केसेस में। ओके, सो हमें वर्किंग करना है दो केसेस में, पर्टिकुलर्स, लेट्स मेक 2 कॉलम्स। दिस इज आर एनओआर एंड दूसरा कॉलम है एनआर। पहला स्टार्ट होगा, सैलरी इनकम received in Malaysia for services rendered there. भाई मैम, for salary place of accrual is place where salary services are rendered, but this is the exception कि गवर्नमेंट अगर आपका एम्प्लॉयर है और आप अगर इंडियन सिटीजन एक एम्प्लॉय हो, देन द सैलरी विल ऑलवेज एक्रू इन इंडिया, देयरफॉर ये बन जाएगा इंडियन इनकम। तो सैलरी सर्विसेज कहाँ दिए आपने, एग्जाम में बहुत डिटेल में हम अच्छे से लिखेंगे। सो दिस इज गोइंग टू, however this is received also in Malaysia, so but still it will accrue in India because who is your employer, because employer is GOI, employer कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड बिकॉज इट accrues in India it will become Indian income, and Indian income पे तो सबको टैक्स देना ही पड़ेगा। अब मुद्दा इंपॉर्टेंट है, सैलरी इनकम रिसीव्ड शब्द यूज किया है, आपको यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना पड़ेगा। They have not said salary income computed, word is what, received। तो सैलरी रिसीव हुई है आपको 2 लाख, 2 लाख में से 1.5 लाख इधर आएगा और 1.5 लाख इधर आएगा। 50,000 क्या किया मैंने, लाइव स्ट्रीमिंग बच्चे आप आंसर करेंगे, 50,000 मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कंप्यूटेड वर्ड नहीं है, रिसीव्ड वर्ड है। सो वी हैव टेकन 2 lakhs माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 अंडर सेक्शन 16(1)(a। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? Clear? Second,
प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन चेन्नई, तो बिजनेस किधर है? चेन्नई में, तो इनकम कौन सा होगा? इंडियन। क्या इंडियन इनकम सबके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? यस, एंड दैट इज 80,000 एंड 20,000। वेरी गुड। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स एकदम एक्टिव चाहिए मुझे, इंटरएक्टिव सेशन चाहिए। आई होप यू आर नॉट फाइंडिंग मी फास्ट। एम आई गोइंग फास्ट? मैम उतना अच्छे से नहीं लिख रहे, अरे अभी रफ में करना है। टारगेट ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने, बराबर है ना? अरे हो कि नहीं? यस, आगे जाएंगे। लॉस फ्रॉम बिजनेस, ओ माय गॉड, तो इधर लॉस वॉस सब करना पड़ेगा। क्या हो गया? ये पीजीपीपी में जाएगा। क्या हुआ? अरे बोलना बेटा। हम्म। अरे बिंदास बोलना, कॉन्फिडेंस से बोलने का। मैंने गलती से 20 लिख दिया, लिखना 80 था मुझे। तुम्ही शोधताय क्वेश्चन मध्ये कुठे? कशाला शोधायचं? स्वतःवर कॉन्फिडन्स असायला पाहिजे, बिंदास कॉन्फिडेंटली आन्सर करायचं, घाबरायचं नाही. ओके, अब पीजीपीपी में माय गॉड, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. ओ माय गॉड, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. अब देखो, लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन इन वडोदरा, क्या ये इंडियन इनकम है? यस. तो लॉस फ्रॉम इंडियन इनकम याचे इंडियन इनकम and it is a business in Vadodara and that is 20,000. Can I do this set off? Yes. क्या ये 20,000 में सेट ऑफ कर सकती हूँ? यस, आई कैन सेट ऑफ. बिजनेस इनकम को हम सेट ऑफ कर सकते हैं. हाँ, स्पेसिफाइड बिजनेस को स्पेसिफाइड के अगेंस्ट, स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन के अगेंस्ट, यहाँ कुछ भी नहीं बोला है. करेक्ट है, आगे जाएंगे. अब लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट, सी लॉस फ्रॉम बिजनेस कैरिड आउट इन यूएसए. business is in US, though profits are received in India. Profits are not received in India, so this is basically, this is also received outside India. business भी इंडिया के बाहर है, प्रॉफिट्स भी इंडिया के बाहर ही मिल रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है? दिस इज अ फॉरेन इनकम बट, हाँ, फॉरेन इनकम बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. और जब ऐसा इनकम होता है विच इज फॉरेन बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये RNOR के कॉलम में आता है, यहां नहीं आएगा. ये उसका इनकम ही नहीं है, तो सेट ऑफ करने का सवाल ही नहीं आता. बराबर है? अब देखो फोर्थ, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, सेम बिजनेस, अनअब्जॉर्ब ऊपर जो ट्रीटमेंट बिजनेस की होगी ना, वही ट्रीटमेंट उसके अनअब्जॉर्ब की होगी. अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन फ्रॉम यूएस बिजनेस, इसका भी नेचर क्या होगा? इट विल बी फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया. ऋषिकेश से इसको कंट्रोल कर रहे, तो ये 16,000 इधर आएगा, बट इसके केस में नहीं आएगा. एनआर विल पे टैक्स इन इंडिया ओनली ऑन हिज इंडियन इनकम. बेटा, एनआर इंडिया में अपने सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स देता है. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? एनआर विल पे टैक्स इन इंडिया ओनली ऑन हिज इंडियन इनकम. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? पक्का क्लियर है? यस. सो यू विल पे टैक्स ओनली ऑन, हाई गुड आफ्टरनून, आई हैव जस्ट ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो. यहीं से इस क्वेश्चन से तुम स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करो, एमसीक्यू बाद में कर लेना, एंड देन वो फास्ट में देख के यू कैन कैच अप विथ मी. सो इफ यू हैव जॉइन जस्ट नाउ, जस्ट नो प्रॉब्लम. ओके, यस. अब आगे जाएंगे. अनअब्जॉर्ब हो गया. अब कहाँ पे है बिजनेस? अनअब्जॉर्ब आ गया. अब प्रॉफिट्स फ्रॉम बिजनेस इन बाली, भाई बिजनेस किधर है? बाली. ना वेट, लेट मी रीड इट फर्स्ट. सी व्हाट इट सेज. Profits from business in Bali, control from Delhi, let it go. But 60% of profit is deposited in bank in Bali and 40 is received in India. So 40 is definitely Indian income. So I'm going to split this in 40 and 60%. 40% is Indian income. कौन सा इंडियन इनकम है? बिजनेस इन बाली, बट इट इज डिपॉजिटेड इन, बिजनेस कहाँ है? बाली में, लेकिन पैसे कहाँ डिपॉजिट किए? 40% इन इंडिया. सो मैं उसको स्प्लिट कर रही हूँ. सो टोटल 70 है, 70,000 का 40%. या सो लेट्स राइट डाउन 28,000. 28 बिकॉज इट्स इंडियन इनकम, दोनों केस में आएगा. मैं इसको ए और बी पार्ट में करूंगी. एंड 60% इज रिसीव्ड इन बाली एंड बिजनेस इज इन बाली.
सो इट इज डेफिनेटली फॉरेन इनकम, बट एक बात है उसमें, इट इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो एनआर के केस में नहीं आएगा बिकॉज इट इज फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बट बचा हुआ 70,000 माइनस 28 या 70,000 का 60% भी आप ले सकते हो, विच विल कम टू हाउ मच, 42,000। इज दैट क्लियर? फिर बाद में रेंटल इनकम आ गया, पहले पीजीबीपी खत्म कर देते। तो यहाँ पे इंटरनली ये सेट ऑफ करके आप पहले पीजीबीपी को खत्म कर दो, तो ऐसा एक बॉक्स बना सकते हैं और हम ये इसको पीजीबीपी का हम क्या ले सकते हैं, टोटल ले सकते हैं। सो सेकेंड हेड ऑफ इनकम, मेरा पहला हेड ऑफ इनकम ये है, दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी, एंड देन सेकेंड आई विल से पीजीबीपी। तो पीजीबीपी फर्स्ट कॉलम में कितना और सेकंड कॉलम में कितना। मैम अगर हमने नहीं भी किया तो भी चलेगा, हाँ चलेगा, ग्रैंड टोटल भी एक साथ ले लिया तो भी इस केस में चल जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 78 एंड 18, सो दिस इज 78 और ये 18 है क्या, 88। फर्स्ट कॉलम 68 बोल रहे बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम 68 एंड सेकंड कॉलम 88, ठीक है। अब थर्ड हेड है 7 पॉइंट, इनकम क्या है, रेंट है, रेंट। रेंट रिसीव्ड, कहां से रेंट मिला है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूएस एंड रिसीव्ड इन, क्या माइनस करना चाहिए मैंने यहाँ पे, रेंट शब्द है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करना पड़ेगा क्योंकि क्या शब्द है, रेंट, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा। अब ये आएगा पहले तो फॉरेन इनकम। अब फॉरेन इनकम ये किसके हैंड्स में आएगा, किसी के भी नहीं, क्योंकि फॉरेन इनकम डजंट कम इन एनीबडीज हैंड। ओके, सो अगर आप मेरा लेक्चर देखे हो एडजस्टमेंट्स वाला, आप ये गलती करोगे ही नहीं, तो ये फॉरेन इनकम डैश हो जाएगा, यहाँ आपका जीटीआई आ जाएगा। सो हाउ मच इज योर जीटीआई कमिंग टू, come on get me the GTI, so this question is done। get the GTI, 218 है क्या, एंड 238, परफेक्ट। अब याद क्या करना है यहाँ पे हमको, आर है तो आप ये लिख के लो, आर पेज टैक्स ऑन, ये मैंने करवाया है, इंडियन प्लस फॉरेन इनकम पे, आर एनओआर पेज टैक्स ऑन इंडियन प्लस दैट फॉरेन इनकम विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, ये ऑलरेडी सिखाया हुआ है, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो। एनआर विल पे टैक्स ओनली ऑन इंडियन इनकम। तो बेटा देखो आज 1.5-2 घंटा आप बैठोगे, आपका इफेक्टिव हो कराऊंगी मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई, एंड जैसे जैसे लेक्चर प्रोग्रेस होगा और हमारा फ्लो अच्छा बनेगा। 1-2 दिन क्या होता है एकदम से, आफ्टर सो मेनी डेज वी आर डूइंग, सो वो फ्लो बनने के लिए एक आध लेक्चर लग जाएगा, फिर कल से तो और भी आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ऑल ओके? चलो डन है क्या, अगला क्वेश्चन 7 करेंगे। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन टोटल, वी हैव आई थिंक 10 क्वेश्चंस इन टोटल, नो? या 10, yeah, so let's do question number 7. So can you just read question number 7? I'll just give you 2 minutes time to read 7 और फिर मैं इसमें से कुछ खास चीजें आपको बताऊंगी।
Quickly just read the question. आता खुर्ची द्या ना, ते पाठ उचला. मुलं क्वेश्चन वाचतात, स्क्रीनला फक्त हे कर, स्क्रीन बदल आणि मग पटकन हे कर. चलो, पढ़ा क्या क्वेश्चन सबने? ही पण चालेल, हे म्हणत्या कुठलीही चालेल, हा पुसून दे. हो गया क्या पढ़ के? Everybody is finished reading the question. Let's just read it. नॉर्मल करता का 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बताने. हियर सबसे की पॉइंट है एरियर्स. एरियर्स का क्वेश्चन आया है. सिमिलर क्वेश्चन दैट वी सॉल्व्ड इन द क्लास, और सिमिलर क्वेश्चन जैसे ना वो एक मॉड्यूल वाला क्वेश्चन था वैसा ही है. मैम डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास होगी, हाँ, और कॉन्सेप्ट्स हमें रिवाइज करके रखने हैं बिल्कुल. और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने तो मेरा ऑलरेडी मैराथन लेक्चर हुआ है, जीएसटी मैराथन है, बिलीव मी इट्स विथ अमेंडमेंट्स. जीएसटी मैराथन जो मेरा है, मैंने 3 महीने पहले लिया है, मैंने सारे नोटिफिकेशंस ऐड किए, Jan 26 के सारे अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर्ड है, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, यस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हियर व्हाट वील डू. सबसे यहाँ पे की पॉइंट मैं आपको 2 बताती हूँ. एक एरियर्स है, मुझे एरियर्स की टोटल बोलो कितनी है. एरियर्स की टोटल बोलो 120, 110 एंड 1,05,000. इसकी टोटल बोलो कितनी है. 3,35,000 का एरियर्स मिला है. इस साल टैक्स करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एरियर्स हम इस साल टैक्स कर रहे हैं, अपने को क्या लेना पड़ेगा, रिलीफ. रिलीफ अंडर सेक्शन 89, करेक्ट. कंप्यूट रिलीफ अवेलेबल, क्वेश्चन ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है. एंड टैक्स पेएबल, आपको रिलीफ निकालना है, और क्या व्यक्ति का, आशिमा का कितना टैक्स है वो निकालना है. ठीक है, एकदम ध्यान देना बिल्कुल. रोज मेरे साथ यहाँ पे आपको लाइव अटेंड करना है, इसी समय पे मंडे टू फ्राइडे मैं आपको रोज मिलूंगी और आपकी मस्त वाली प्रैक्टिस करवाऊंगी. ठीक है, यस. तो यहाँ पे शिफ्टिंग आउट ऑफ बैक, अब इसने क्या किया है, इस साल जब वो टैक्स ले रही है, ओके, इस साल जब वो टैक्स पे कर रही है, व्हाट इज शी डूइंग दिस ईयर. ओके, दिस ईयर, ओके, this year when she is paying tax, what is happening, the tax that she pays is going to be outside back, so she is shifting out of back, up for 22-23 and 24-25 she paid tax in back. ओके, सो फ्यू थिंग्स फैक्ट्स में हम लिखेंगे. कहाँ लिखेंगे हम लोग ये चीजें, फैक्ट्स में. सो लेट्स नोट डाउन दीज थिंग्स वेयर इन द फैक्ट्स. ओके, नाउ नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स वगैरह वगैरह ये टैक्स के रेट दिए गए. अब आशिमा का पहले इनकम देखो क्या है, क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन को फोकस करो. एग्जाम में मैं तो नहीं आऊंगी क्वेश्चन पढ़ने के लिए, आप कैसे करोगे. कंप्यूट रिलीफ एंड टैक्स पेएबल फॉर AY 25-26. ओके, मुझे क्या निकालना है, टैक्स पेएबल. टैक्स पेएबल के लिए मैं देखूंगी इसमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ने का, एनालाइज करने का, आशिमा का कौन सा इनकम है, फोकस करने का. करेक्ट, लेट्स फोकस. व्हाट इज आशिमाज इनकम. आशिमा है सैलरी, बेसिक, डीए, बोनस, मेडिकल इंश्योरेंस, सब सैलरी से रिलेटेड है. सो शी हैज ओनली सैलरी इनकम एंड शी हैज रिसीव्ड एरियर्स. क्लियर है, पक्का क्लियर है. तो अभी हम नोटबुक में लिखेंगे. अब देखो हम नोटबुक में ये लिखेंगे. उप्स, एक सेकेंड. हाँ, स्क्रीन आ गई अभी. हाँ, अब हम नोटबुक में लिखेंगे, और नोटबुक में क्या है ये देखना और समझ के लेना. आशिमा का क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7. सो लेट्स कैलकुलेट, राइट डाउन टैक्स कैलकुलेशन ऑफ आशिमा. पहले मैं कुछ फैक्ट्स लिखवाऊंगी इसके बाद. फॉर AY 26-27,
फॉर विच ईयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 26, 27, करेक्ट। अब कुछ फैक्ट्स लिखते हैं यहाँ पे। अब फैक्ट्स में ये लिखेंगे AY 26, 27 लिखो आउट ऑफ बैक, ठीक है। अब AY उसने क्या किया था, AY 22, 23 and AY 24, 25 she is paying as per back। अच्छा, ये सैलरीड पर्सन है, कैन अ सैलरीड पर्सन स्विच इन स्विच आउट फ्रॉम बैक? यस। अब बिजनेस वाला पर्सन कैन नॉट डू दैट। बिजनेस वाला एक बार बैक के बाहर आ गया तो वो बैक के बाहर ही रहना पड़ता है लाइफ टाइम में, फिर से वो बैक में नहीं जा सकता। बरोबर है का नहीं? अरे बरोबर है का नहीं? यस। तो ये बैक में रहेगा। अब AY 23, 24 शी हैज पेड एज पर नॉर्मल। एंड क्वेश्चन ने क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है, यहाँ देखना, इसने क्या पे किया, नॉर्मल रेट से पे किया, शी पेड अंडर नॉर्मल। एंड 23, 24 का नॉर्मल क्या है, 23, 24 का नॉर्मल रेट्स, ये देखो नॉर्मल रेट्स ऑफ 22, 23 आर सेम एज AY 25, 26। सो नॉर्मल रेट सबके क्या है, सेम है। तो ये ट्रिकी पार्ट है, ये ट्रिकी पार्ट है। एक मिनट, मेरे फैक्ट्स में गलत हुआ क्या? हाँ, AY 25, 26, सॉरी, मैं अभी वो रेगुलर क्लास पढ़ा रही हूँ ना, हम उधर 26, 27 में तो AY 25, 26 हम जिस साल का वर्किंग कर रहे हैं उसने आउट ऑफ बैक लिया है, यहाँ उसने बैक लिया है, और ये नॉर्मल रेट्स विच आर सेम, नॉर्मल रेट सेम है। आर वी रेडी नाउ? चलो अब हम क्या करेंगे, पहले इनकम निकालेंगे। सो पर्टिकुलर्स 2 कॉलम बनाएंगे, इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम। आर वी रेडी? अरे हो के ना आए। तो पहले इसको क्या मिला, पहले इसको क्या मिला, शी गॉट सैलरी। हाउ मच इज द सैलरी? एक मिनट, सैलरी कितना है? आशिमा की एज 45 ईयर्स है, HR मैनेजर है। बेसिक लिखो, बेसिक थोड़ा सा फास्ट करेंगे, 75,000 इंटू 12 महीने, हाँ 8,40,000, ठीक है। फिर आगे शी गॉट एरियर्स मिला, एरियर्स ऑफ सैलरी का टोटल ले लो, दिया हुआ है 335। आगे जाएंगे, एक्चुअली एरियर्स सीक्वेंस में जाते तो लास्ट में लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सीक्वेंस में जाती हूँ अभी। बेसिक सैलरी 70,000 पर मंथ। शी गॉट डियरनेस अलाउंस, DA है तो 24,000 इंटू 12 महीने, 288। 4 DA के बाद बोनस मिला, बोनस इज 21,000 इंटू 12, 2,52,000। बरोबर है का बरोबर नहीं है? अरे बोलो ना यार, करेक्ट है। yes. आगे जाएंगे, 5th पॉइंट, शी कॉन्ट्रीब्यूट्स 18% ऑफ बेसिक एज हर RPF। ओहो, अब इस साल में वो कहाँ गई है, आउट ऑफ बैक है, तो कैन शी टेक 80C? यस। शी कॉन्ट्रीब्यूट्स, हर कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच, 18% ऑफ बेसिक, एंड बेसिक इज 840। तो याद रखना 18% ऑफ 840 बोलो कितना है, 151, 200। कैन शी टेक दैट मच 80C? यस, 1.5 लाख का 80C वो ले सकती है, वो आउट ऑफ बैक जा रही है, करेक्ट है। हाँ, अब देखो उसके बाद शी कॉन्ट्रीब्यूट्स, वो तो हो गया। हर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट सेम अमाउंट, सो एम्प्लॉयर्स कंट्री लिखेंगे, सब लोग लिखेंगे 18%। आप ये लेक्चर बिल्कुल देख रहे हो लाइव, आई होप एवरीबडी इज वॉचिंग इट लाइव। 18% ऑफ 8,40,000, इनर कॉलम में लिखेंगे 151, 200। दिस इज एम्प्लॉयर्स कंट्री टू व्हाट बेटा, RPF। कितना एग्जाम्प्ट होता है RPF का, RPF का कितना एग्जाम्प्ट होता है, लेस 12% ऑफ सैलरी, एंड 12% ऑफ सैलरी इज गोइंग टू बी, सैलरी इज बेसिक प्लस DA if ... forming a part of salary plus commission। DA कब ऐड करते बोलो, DA is added if it is forming a part of salary for retirement benefits।
क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, हाउ मच डीए is forming a part of salary here? 30% of the DA is forming a part of salary for retirement benefits. मैम लेकिन शी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 12%. यू कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ बेसिक चलेगा, बट एग्जाम्शन विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑफ सेम सैलरी जस्ट लाइक एचआरए वाला सैलरी. सो हियर इट विल बी 12% ऑफ बेसिक कितनी है 840. अब मुझे डीए का 30% लेना है, सो आई विल कैलकुलेट 30% ऑफ 288. हाउ मच इज दैट? 86,400. टीडीएस याद ही नहीं होते, टीडीएस और ये रिवाइज नहीं हो रहे तो डोंट वरी, मेरा टीडीएस का रिवीजन लेक्चर होगा, वो तो बिल्कुल आपको देखना ही है, उसमें याद हो जाएगा आपको. हाँ, कमीशन नहीं है तो बोलो 12% कितना आ रहा है? 12% ऑफ 840 प्लस 86,400, 1,11,168. इधर आया 1,11,168. सो आउटर कॉलम इज 40,032. इज दैट क्लियर? चेक करो सैलरी में सीक्वेंस में जाने का. अब देखो क्या बोला है, आशिमा 18% दिया. कंपनी पेज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000. सो एम्प्लॉयर व्हेन यू पे मेडिकल प्रीमियम इट इज एग्जाम परक्विजिट. याद नहीं है, हेडलाइंस में लिख लो, एक एडजस्टमेंट्स की बुक बना लो अभी, जहाँ पे आप गलती करते हो नोटबुक में कहीं नोट करो. एडजस्टमेंट्स विच यू गो रॉन्ग, यू डोंट रिमेंबर, नोट इट डाउन. वेयर टू नोट इट डाउन? आई टेल यू. मैंने आपको 50 पेजेस की एक नोट्स दिए मैराथन के टाइम, 50 पेजेस में पूरा इनकम टैक्स दिया है, उसकी प्रिंट आउट हमने ली थी तभी क्लास में, और उसी से वहीं पे नोट करो सो दैट यू कैन यूज फॉर वन डे बिफोर. सो एम्प्लॉयर पेज मेडिकल प्रीमियम फॉर एम्प्लॉई, it is a exempt perquisite. ये exempt है, exempt perquisite है. आगे she got arrears, arrears हमने ऐड कर लिया, करेक्ट है, कर लिया. तो यहाँ पे आप बोलोगे ग्रॉस सैलरी, वो बैक के बाहर है तो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000, बैक लेते तो हमें 75,000 मिलता. एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स कुछ भी नहीं है. नेट सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी. सेवनटीन lakhs 55,032 एंड 50 माइनस करोगे तो 17,05,032. ये आपका सैलरी आ गया. इज देयर एनी अदर इनकम? नो. सो दिस इज योर जीटीआई 17,05,032. चैप्टर 6 से डिडक्शन आएगा एटीसी, किसमें? ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. और अभी हमने लिखा वो अमाउंट है एक्चुअली 151,200, बट हम कितना ले सकते हैं एटीसी का डिडक्शन? 150. सो देयरफॉर योर एनटीआई सो आपका एनटीआई कितना आएगा? 15,55,032, which will be rounded off under 288A to 15,55,030. Are you getting it? Is everybody getting this? Are you all getting this? सबको आ रहा है क्या ये? पक्का? यस? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे नाउ? लेट्स वेट. डोंट टैक्स के लिए इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, बट इस पे क्या आने वाला है? अपने को रिलीफ आने वाला है. ठीक है, तो पहले 1555 पे आप टैक्स निकालो लाइक नॉर्मल. यहाँ पे कोई स्पेशल रेट नहीं है. 55 इज आउट ऑफ बैक. सो पहले 10 लाख पे
हाँ हो जाएगा मैराथन से कंप्लीटली, बहुत ही ब्लैंक को तो थोड़ा दिक्कत जाएगा जाएगा वरना हो ही जाएगा। तो बचा हुआ 555 030 पे 30% निकालो। गेट मी द टैक्स 279,009 ना। इतना टैक्स नहीं आएगा आपको अभी, टैक्स से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी, रिलीफ लेना पड़ेगा। सो फ्रॉम दिस टैक्स वी विल हैव टू कैलकुलेट व्हाट, रिलीफ। बराबर है। सो 279 आया ना आपको, एक मिनट, इसमें पहले ऐड करो, एक मिनट रुको। टैक्स 279 आया क्या, मैं नीचे क्यों लिखी हूँ, 279,009 add 4% HEC and then get me the tax liability and then we'll calculate the relief। टैक्स लायबिलिटी कितना, 291,069 क्या, 2 चेक करो, यहाँ लिखेंगे लेस रिलीफ। आप यहाँ तक आ जाओ, रिलीफ में थोड़ी मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे स्टेप्स के लिए। ये भी करना खुद में अपने आप में बड़ी बात है। आप वो एरियस देख के घबरा जाते हो, सैलरी जो आ रहा है वो भी नहीं सॉल्व करते हो। अपने को 100 मार्क्स थोड़ी लाने, इतना तो करके हो, ये तो कर ही सकते हो। रिलीफ में गलती हो जाएगी कोई बात नहीं है, यहाँ तक तो सही करके आओ। यहाँ पे आपको आएगा टैक्स पेएबल, क्योंकि हम लेने वाले रिलीफ। अब रिलीफ के लिए बनेगा नोट 1, अब रिलीफ के लिए हम बनाएंगे नोट 1। करेक्ट है क्या, अरे हो के नहीं। अब रिलीफ, रिलीफ में क्या वर्किंग करना होता है, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू सो मच। अब क्या आएगा, रिलीफ आएगा। हाँ, बट इफ यू आर एंजॉइंग these lectures not now, after the lecture do comment and let me know basically what I want to know। yes मैम we are doing it। हाँ मैम आज TDS रिवाइज किया, हाँ मैम आज ये चैप्टर्स करने के बाद कॉन्फिडेंस आया। और बहुत टाइम नहीं लगा रहे, हम खत्म कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं हो रहा है, 1 hour में सो मच वी फिनिश्ड। करेक्ट और नो, यस। नाउ रिलीफ कैसे होता है, एक बार हम एरियर्स, एक मिनट, देयर आर 2 years। अब ईयर कौन सा है, एक है 24-25, जस्ट पॉज। 24-25 में मैं 2 वर्किंग करूंगी, एक विथ इनकम विथ एरियर्स, एक विदाउट एरियर्स। तो मेरा एनटीआई कितना है, नाउ माय एनटीआई हियर इज 15,55,030, 15,55,030। 1 इज विथ एरियर्स ऑलरेडी एडेड, इसमें एरियर्स ऑलरेडी है, एरियर्स ऑलरेडी, एरियर्स इसमें क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो एक से एरियर्स आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एरियर्स ऑलरेडी है तो यहां से माइनस करो 335। एक जगह पे एरियर्स, एक विथ एरियर्स है एक विदाउट एरियर्स है। सो इफ दिस इज विथ एरियर्स, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। ये देखो 1555 कैसे आया, ये 1555 कैसे आया, यहाँ पे 1705 आया। 1705 कैसे आया, ग्रॉस सैलरी 1755 आया। इस ग्रॉस सैलरी में ऑलरेडी 335 इंक्लूडेड है। अरे हो कि नहीं, अरे हो ना, यस। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो ये इनकम बनेगा 15,55,030 और ये वाला इनकम -335 करके विदाउट एरियर्स। तो एक विथ एरियर्स आया और ये वाला इनकम क्या आएगा बेटा, विदाउट एरियर्स। एक विथ एरियर्स आएगा बेटा और एक क्या आएगा, विदाउट एरियर्स। तो सोनिया इज सेइंग इट इज 12,20,030। इज दैट करेक्ट, वेरी गुड। तो ये इनकम, अभी टैक्स देखो, हैव यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड टैक्स ऑन 15,55,030? we have already calculated, so it is 279,009, 279,009। फिर हमने 4% HEC ऐड किया, so I have already calculated बेटा my tax liability। तो ये देखना, यहाँ मैंने ऑलरेडी टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली है और यहाँ पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी मैंने ऑलरेडी निकाली है सेस के बाद 290, यस बोलो 290,169। अब आपको इस पे निकालना है,
12,20,030 पे कैसे निकालना है? 10 लाख पे 1,12,500 और इसके बैलेंस पे 30%। तो कितना टैक्स आएगा बोलो 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 बोलो? 178,509, करेक्ट, 178,509। मैं सेस का अमाउंट नहीं लिख रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने सेस ले लिया है उधर, मतलब 7140 सेस आएगा, तो यहाँ टैक्स कितना आएगा? 185,649। कॉलम 1 और कॉलम 2 में टैक्स का फर्क क्यों है? कॉलम 1 एंड 2 में टैक्स का फर्क क्यों है? एरियर्स की वजह से। डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ एरियर्स। सो एरियर्स, टैक्स ऑन एरियर्स in PY 2425 is equal to कितना? 104,520. How did you get that? That is 2,90,169 minus 185,649. Are you getting that? तो इतना टैक्स में ज्यादा पे कर रही हूँ बिकॉज ऑफ एरियर्स। ये देखो, ये डिफरेंस है, एक कॉलम में टैक्स ज्यादा है, एक में कम। क्यों डिफरेंस? क्यों है? टैक्स ज्यादा क्यों आ रहा है? एरियर्स की वजह से आ रहा है। अब यही अगर टैक्स में उस रिस्पेक्टिव ईयर्स में कर लेती कैलकुलेशन, तो क्या होता है ना, पॉज। एरियर्स में हमेशा 2 साल की वर्किंग होती है। एक उस साल जिसमें एरियर्स मिला, कौन से साल में एरियर्स रिसीव हुआ? इस साल में। अब दूसरा, ये कौन से ईयर को रिलेट करता है? अब रिलेट करते वक्त ये 3-3 सालों में रिलेट कर रहा है। अब पॉज करेंगे, अब आप नहीं लिखना 2 मिनट, अब पॉज करना। पहले बोलो मुझे कौन सा पीवाई आना चाहिए, पहले कौन से पीवाई से रिलेट कर रहा है? आप 335 का ब्रेकअप देखो, आप क्वेश्चन में से 335 का ब्रेकअप देखो। 120 पीवाई 21-22। एक मिनट, टैक्स रेट्स एवाई के फॉर्म में दिए है, तो तुम भी एवाई के फॉर्म में लिखो ना। पॉज। पीवाय 21-22 म्हणजे एवाय 22-23। जस्ट रुकना, यहां मैं 2 कॉलम बनाऊंगी, एक विथ एरियर्स, एक विदाउट एरियर्स। हो कि नहीं? मैं क्या कॉलम बनाऊंगी बोलो? एक विथ एरियर्स और एक क्या बनाऊंगी? विदाउट एरियर्स। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, आप देख सकते हो ये। अब अगला पीवाय कौन सा है मैम? अगला पीवाय कौन सा है? अगला पीवाय पीवाय 22-23, माने एवाय 23-24। अब यहाँ पे देखो, आगे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं ऐसे कॉलम करूंगी, आप पहले मेरा फॉर्मेट देख लो फिर आप बना लो। अब अगला ईयर कौन सा है? अगला ईयर कौन सा है? इट इज पीवाय 23-24 मीन्स एवाय 24-25। तुमको याद है हमने फैक्ट्स में कुछ तो नोट किया है? फैक्ट्स में से मुझे बताओ, आप लोग बताओ, आप मुझे बताओ कहाँ पे मैंने बैक लिया है और कहाँ पे नहीं लिया। तो यहाँ देखो, आपने फैक्ट्स नोट किया, आपको बहुत हेल्प करता है। 22-23 एंड 24-25 में आपको बैक करना है। सो 22-23 एवाई 22-23 हम कैसे वर्किंग करेंगे? इधर मैं बैक करने वाली हूँ, और कौन सा एवाई 24-25 में मैं बैक का वर्किंग करने वाली हूँ, और हियर मैं क्या करने वाली हूँ? इधर हम नॉर्मल रेट्स लेने वाले टैक्स कैलकुलेशन के लिए। कहाँ दिया है? क्वेश्चन में दिया है। कहाँ दिया है? क्वेश्चन में दिया। बी वेरी क्लियर। मैम आप हर जगह 2 कॉलम क्यों बना रहे हो? एक विथ एरियर्स, एक विदाउट एरियर्स ना। पॉज। मुझे बोलो, इस साल का जो इनकम है, 21-22 का इनकम 950 है, तो एक बार मैं इनकम लिखूंगी 950, एक मैं विथ एरियर्स करूंगी, उस साल का एरियर्स 120 है, ये नहीं आएगा। एक विथ एरियर्स, एक विदाउट एरियर्स, तो बेटा यहाँ इनकम की टोटल 950 बनेगी, ये आपका टोटल इनकम आएगा। 950 प्लस 120 इज 1070। पहले आप सिर्फ नोट करो, फिर सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन ही करना है। एंड इफ एट द मोस्ट यू गो रॉन्ग इन रिलीफ, भाई वोंट यू गेट हाफ द मार्क्स फॉर अबाउ वर्किंग? बिग डील, घबराओ मत तुम एग्जाम में, घबरा के तुम आधा पूरा गेम खराब कर देते हो। करेक्ट है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे दूसरा, मेरा नेक्स्ट इनकम इज 1090। 1090 आ गया इनकम। एक बार उसका एरियर्स कितना है? एक बार विथ एरियर्स, एक बार विदाउट एरियर्स। तो यहाँ पे इनकम 1090 है। 1090 प्लस 110 बोलो मुझे कितना आएगा?
12 लैक्स। अब ए वाई ये निकालो, 24-25 में यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इनकम 12,10,000 है, 12,10,000, 12,10 इनकम कितना है, 12,10, 12,10 में मुझे क्या ऐड करना है, एरियर्स। एरियर्स कितना है मेरा, 1,05,000, एक बार विद एरियर्स एक बार विदाउट एरियर्स। ये इनकम होगा 12,10, ये 13,15,000। अब पहले टैक्स कैलकुलेट करते हैं आराम से, पॉज करेंगे। यहाँ जो टैक्स कैलकुलेशन होगा ये बैक के रेट्स के हिसाब से होगा। अब बैक के रेट्स आप देखो, आप बिल्कुल बैक के रेट्स देखो, यहाँ बैक के रेट्स देने हैं, ए वाई 22-23 के बैक के रेट्स निकालो। इस साल का इनकम कितना है मुझे बोलो, कितना आया हमारा, 10,70,000, 1070, 1070 में क्या है, पहले अप टू 250 0, 250 टू 5 5, 5 टू 750 10, 750 टू 10 15। तो आपको 5-5% क्या करना है, जोड़ते जाना है, करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, इसका टैक्स निकालेंगे। तो मैं पहले टैक्स निकालती हूँ 1070 पे, 1070 पे 0 टू 2.5, कैलसी पे ले लो आप 0%, 2.5 टू 5 लैक्स, कितना इनकम कवर्ड है दोनों के बीच में, 250, 250 पे 5% टैक्स इज 12,500। नेक्स्ट इज 5 लैक्स टू 7.5 लैक्स, अगेन इट इज 2,50,000 का इनकम। On 250 income, the tax is 10%, which is 25,000. From 7.5 lakhs to 10 lakhs, it is 15%. So that should be 37,500. Calculate करो, 15% on 2,50,000 निकालो, करेक्ट है कि नहीं। So what remains now? From 10 lakhs to 10,70,000. So what is it? 70,000 का 20%. So that is 14,000. If you take a total of this tax, oh God, do you have to show this working? No, it's absolutely okay if you don't show this working. It's absolutely okay if you don't show this working. सारी working दिखाना ये बिल्कुल भी compulsory नहीं है. So how much is this tax coming to? 89,000. 89 एंड कुछ नहीं बोला है तो सेस हमेशा आपको 4% ही लेना है। तो यहाँ 89,000 एड 4% HEC करो, सो हाउ मच इज दैट कमिंग टू, यस, एंड यहाँ पे आएगा 3560, दैट इज 92,560। तो ये वर्किंग यहाँ पे दिखाया मैंने, 89 इधर आया। अब 950 पे आप टैक्स निकालो, दिस इज ए वाई, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन व्हाट 22-23, ये 22-23 के रेट्स के हिसाब से। वैसे ही ए वाई 22-23 में अगर मेरी कमाई कितनी है, मेरी कमाई कितनी है, एक सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड। हेलो, अरे मम्मी कैसे मोकले करो बस ना, मैं क्लास देती हूँ, मैं खाए रखे नहीं, अरे मैं क्लास में 7:45 की वो क्लास पे ही गया हूँ, तो कुछ सवाई नहीं विच है ना ना, खाती है मैं लेक्चर में आज एक्स्ट्रा, हाँ हाँ मोकल ना घर में खाए रखी है, 3 पहिए मोकल। हेलो, ओके लो आगे, 22-23 का बोलो क्या आएगा, 22-23 का क्या आएगा, कितना इनकम है बोलो, 9,50,000, 950 पे टैक्स निकालो, 0 to 2.5 lakhs 0%, 2.5 lakhs to 5 lakhs 5%, 12,500, 5 lakhs to 7.5 lakhs 10%, that's 25,000। अब 7.5 to 10 तक नहीं जाना है, 950 तक जाना है। हाउ मच इनकम इज कवर्ड इन दिस, 2 lakhs, 2 lakhs पे 15%, दैट इज 30,000। सो टोटल कितना होगा इसका, 67,500।
तो निकालो 67,500 इधर टैक्स आएगा एंड 67,500 पे आपको लेना है 4% HEC विच इज 2,700. तो ये जो है 70,200. आर यू गेटिंग दिस राइट? बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो. करेक्ट. अब 22 23 नॉर्मल है, नॉर्मल की तरीके से करो तो 12 लाख मतलब कैसे? 10 लाख पे 1,12,500 इस पे टैक्स कैसे होगा? AY 23-24 AY 23-24 पे कितना है? 12 लाख. 12 लाख पे कैसे होगा? 10 लाख पे 1,12,500 एंड 2 लाख पे 30% मीन 60,000. तो कितना आ गया? 172,500. तो ये कितना आएगा? 172,500. 172,500 पे सेस आपको लेना है 4%, दैट इज 6,900. ये कितना हो गया? 179,400. चेक, जस्ट कीप ऑन डूइंग, हैव पेशेंस एंड डू इट, देयर इज जस्ट नो प्रॉब्लम. करेक्ट है क्या? अरे ओके क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? वी आर ऑन व्हाट? क्वेश्चन नंबर 7 ना? 8 9 10 3 more questions. I think I'll do that tomorrow then. आज थोड़ा सा क्या है ना, एक्चुअली मेरे मुझसे आज यही हो गया. आई वॉज थिंकिंग मेरा लेक्चर कल से है, मुझे ध्यान में था कि 18th है, बट मेरे दिमाग में था 18th इज ऑन वेनेसडे. तो यहाँ आने के बाद देन हेवन टोल्ड मी कि मैम आप आज तो आपका लेक्चर है. आई सेड अरे बाप रे. देन आज मैंने ऑलरेडी कुछ प्लान करके रखा था, बट आई सेड नहीं, अभी प्रॉमिस किया है, आज लेक्चर बोला गया है तो मिस नहीं करेंगे. सो आई टेक इट एटलीस्ट. सो अभी कल से आई टेक इट 11:45 एंड देन वील गो ऑन टिल 11:45 से लेके 2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक. तो 2 बजे तक तो लेक्चर लेंगे, तो एक जो चीज़ लेंगे वो पूरी कंप्लीट कर देंगे. अभी भी देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे, बट ये बीच में ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा आ गया है ना. अब चलो AY 23-25 में और भी इनकम है आपका. 23-24 में नॉर्मल आपका इनकम 10,90,000 है. सो 10,90,000 पे टैक्स कैसा आएगा? 10 लाख पे 1,12,500 एंड 90,000 पे 30% एंड दैट इज 27,000. सो दैट कम्स टू हाउ मच? 13,90,000 नो 1,39,500. Correct. So let's add 139,500. 4% HEC add करो 5580. So that comes as a total of 145,080. मैम अब आप चैप्टर वाइज क्लासेस होंगे आरटीपी के बाद. आई प्लान, आई विल टेल यू. मैं आपको एक दिन ही एडवांस बोलूंगी, आज और कल तो आरटीपी होगा, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी. चैप्टर वाइज सीक्रेट ऑडिटर इज ऑलरेडी देयर इन माय ऑन माय चैनल. प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है सफलता सीरीज की, जहाँ पे थ्योरी है प्लस नॉकआउट राउंड है जो प्रॉब्लम्स है. और जीएसटी मैराथन एसपीसी चैनल पे है, इनकम टैक्स मैराथन मेरे चैनल पे. बहुत डिटेल में उसके साथ नोट्स दिए. यू मस्ट वॉच दैट मैराथन. मैं उस इनकम टैक्स मैराथन और जीएसटी मैराथन के लेक्चर्स यहीं पे ऐड भी कर देती हूँ, उसकी लिंक, और उसको पिन भी कर देंगे. ठीक है ना? अब आगे जाएंगे. चलो अब इसका टैक्स बता सकते हो क्या? AY 24-25 में कैन यू कैलकुलेट द टैक्स? यहाँ का टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? AY 23-24 ये बैक के हिसाब से होगा. और बैक के क्या रेट से? एक ही मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ. 13,15,000. अब ये AY 23-24 बैक के क्या रेट से? नो AY कौन सा? 24-25. एक मिनट, AY कौन सा? 24-25. AY 24-25. अब बैक के क्या रेट से देखना. 13 लाख ये कैसे आएगा? 0 to 3 लाख 0%. फिर आप क्या यूज करोगे? 3 लाख to 6 लाख 5%. फिर आप क्या यूज करोगे? हाँ हाँ, मैं कौन से क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगी, तो आप टॉपिक्स रिवाइज करके आ सकते हो. बिल्कुल. 6 lakhs to 9 lakhs 10%. 9 lakhs to 12 lakhs 15.
तो इस टाइप से 13,15,000 पे टैक्स कितना आ रहा है, मैंने एक दिखा दिया कैसे करते हैं, तो यू कैन टेल मी टैक्स कितना आ रहा है। 13,15 का कैलकुलेशन करो आप, 1,13,000, उस पे 4% सेस आएगा 4,520। यस सोनिया करेक्ट है, 1,13,000, यस 1,17,520, 12,10,000। अच्छा ये वही स्लैब है 12 लाख से 15 लाख, ये स्लैब्स लर्न करके नहीं जाने आपको, बैक के रेट्स दिए, सिर्फ बी केयरफुल कहाँ बैक लेना है और कहाँ पे नॉर्मल रेट लेना है, वो फैक्ट्स में पहले ही लिखो। तो उसको आप जैसे आप फैक्ट्स लिखोगे आपको समझेगा कि यहाँ गलती नहीं करनी है, एक्सीडेंट स्पॉट है हमारा। अब 12,10,000 पे बोलो टैक्स कितना आएगा, यही स्लैब्स यूज करके 92,000 एंड सेस कितना आएगा 3,680, कैलकुलेट करो आप लोग। अब इसके डिफरेंसेस जो है, इस दोनों के जो डिफरेंसेस है, ये जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, क्या बोलेंगे इसको, ये टैक्स ऑन एरियर्स बोलेंगे। तो ये जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 22, ये एरियर्स का टैक्स आया, इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है 34,320, इन दोनों का डिफरेंस है 21,840। मैम हमें ऐसे नहीं करना है, हमें सब एक एक विद एरियर्स वाली टोटल ले लो, विदाउट एरियर्स वाली टोटल करके माइनस करो, टोटल का भी माइनस कर सकते हो, आंसर सेम ही आना है, इट्स मैथ्स राइट, इट्स अ प्योर मैथ्स, सो आंसर सेम ही आना है आपका। आपके दिमाग में क्या है और क्या करना चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए क्या आपके साथ, आरटीपी तो करेंगे, फिर उसके बाद मेरा प्लान है थोड़े से 10 एक केस सिनेरियो लूंगी अलग अलग चैप्टर बेस्ड, जैसे पास्ट पेपर से ही लेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस लेंगे थोड़ी सी, करेक्ट। अभी ओके विद दिस, अरे ओके ना। अब देखो अब कैसे आएगा, देयरफॉर टैक्स ऑन एरियर्स, टैक्स ऑन एरियर्स इन अर्लियर ईयर्स, कौन से ईयर्स में, दिस इज AY 22-23, AY 23-24 एंड AY 24-25, ये तीनों का जो टोटल है, ये तीनों का जो टोटल है आपको नोट करना पड़ेगा 22,360, बताएगा क्या मुझे डिफरेंस फटाफट, 22,360 प्लस, एंड फिर टोटल भी बताना, फिर 24,360 प्लस 34,320 प्लस 21,840, ये जो टोटल है 78,520। देयरफॉर रिलीफ, यहां अगर पहले ही टैक्स पे कर लेते हमसे तो 78,520 आता 520, लेकिन अब टैक्स रिसीव हुआ उस साल पे किया तो मैंने 1,04,520, माय गॉड 1,04,520 पे किया, 1,04,520, सो रिलीफ कितना मिलेगा 1,04,520 माइनस 78,520, कितना रिलीफ आ रहा है 26,000। चेक इफ द आंसर इज टेलिंग विद द आरटीपी, 26,000 आना चाहिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। एक मिनट, मुझे लेक्चर मेरा गायब हो गया कहीं पे, यूट्यूब एक मिनट मेरा बंद ही हो गया, मैं जस्ट ओपन करती हूँ। चलो बोलो, रिलीफ 26 करेक्ट हुआ क्या, अपना आंसर मैच हुआ है क्या, सो इज द आंसर टेलिंग, यस सो आंसर इज टेलिंग। यस तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिलीफ माइनस करेंगे 26,000,
हमने यहाँ पे वर्किंग करके रखा है। सो ये 26,000 आप माइनस करोगे, and therefore tax payable is 2,64,169. So that is 264,170. Are you understanding this? पक्का समझ में आ रहा है? पक्का? Anybody having any doubts here? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो ना। नहीं तो ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल क्या कंप्लीट करेंगे बताओ? मैराथन। नहीं, कल हम आरटीपी कंप्लीट करेंगे। मैराथन मैं अभी नहीं लूंगी, यहाँ पे कोई बच्चे पूछ रहे हैं तो इसलिए बोल रही हूँ। तो मैराथन आई विल टेक, बट जस्ट वेट। अब मैं कल क्या कंप्लीट करूंगी? आई विल कंप्लीट विथ यू द आरटीपी। कल आरटीपी कंप्लीट करूंगी। कल वेनसडे है ना, तो वेनसडे थर्सडे फ्राइडे वी स्टिल हैव टाइम। सो मैं कल ही आपको परसों क्या लेने वाली हूँ एक दिन पहले ही बता दूंगी। सो वी आर वेरी क्लियर कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस, पक्का? यस। तो नाउ आई विल कंटिन्यू व्हेन टुमारो 11:45 को कंटिन्यू करेंगे। तो बचे हुए हैं हम क्या करेंगे? आरटीपी के क्वेश्चंस तभी कर लेंगे। तो आज और कल में हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? आरटीपी। तो बट जितना भी हमने सॉल्व किया काफी अच्छे से हमारा कंप्लीट हो गया। सो हम कल मिलते हैं। तो यू गाइज कीप कमिंग हियर ओनली। तो 2 घंटे तो भी हम क्लासेस, अभी कल से मैं क्लासेस आई विल टेक इट फॉर 2 आवर्स। ओके, सो थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय बाय। एक मिनिट हा, नाही बाहेर चालली आहे। एक सेकंड ना, एक सेकंड। Yes, live streaming. Anybody having any doubts? क्या? Are you having any doubts? Yes. Bye bye. I'll see you tomorrow. नहीं, जीएसटी का मैराथन फिर से नहीं होगा। अभी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही होगा, मैराथन नहीं होगा अभी। ऑलरेडी जीएसटी का मैराथन विद अमेंडमेंट है तो वो नहीं लूंगी। जो है वो क्यों लू ना, जो नहीं है फिर एक्स्ट्रा वो लेते हैं ना। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू, बाय बाय। बाय बाय बाय। हो का? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, छान कर। उद्या ये मग परत भेटू। हां, चल बाय बाय। तुम लोग भी आओ इधर, ठीक है? मी विचार करत होती घरी जायचा. का? माझी पुस्तकं नाही आणि इथे अशी झाली होती म्हणजे कॉलेजचं सेमिस्टर आहे. आता